नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हमने शुरू किया था सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट में हमने जो सबसे पहले टॉपिक शुरू किया था वो था हमारा राजस्थान का भूगोल। और देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हमने राजस्थान की जो स्थिति है, उसका विस्तार है, उसकी भौतिक विशेषताएं हैं, उसकी जलवायु है, ये हम सारा पढ़ चुके थे। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो दोस्तों अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमने जो डिस्कस कर लिया था, तीन जो इसके भाग थे, उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था अंतः प्रवाही नदियाँ, और उसके बाद में अपने जो है अरब सागर की नदियों को पढ़ रहे थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सारी क्लासेज आपके लिए लाभदायक साबित हो रही है और आप बहुत अच्छे से इनसे सीख रहे हैं। दोस्तों अगर आप सच में आपको इनसे लाभ हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों बिल्कुल चिंता मत करिएगा, पूरा सिलेबस हम यहाँ से करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक तो सबसे पहले हम पूरा करेंगे, दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आपको किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आप नोट्स साथ साथ में बनाया करिएगा। पीडीएफ आपको दी जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ नोट्स आप बनाएंगे, चीज़ें याद रहती हैं। आप हस्तलिखित नोट्स अपने ज़रूर बनाएं दोस्तों, ये मेरी आपसे गुजारिश है, ताकि आपके अंक और अच्छे आ सके दोस्तों। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर आपको ज़्यादा ही नंबर चाहिए है ना, लगभग 80 क्वेश्चन आपके सही होंगे, तभी आप ये मान के चलिएगा आपका पेपर अच्छा हुआ है दोस्तों, 100 में से, है ना, क्योंकि 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को और बात करते हैं हम अपवाह तंत्र के विषय में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र की, और ये इसका तीसरा भाग है। तो दोस्तों हमने अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला था हमारा अंतः प्रवाही नदियाँ, दूसरा था हमारा अरब सागरीय नदियाँ, और तीसरा था हमारा बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। अंतः प्रवाही की नदियों में सबसे इम्पोर्टेंट थी घग्गर नदी, और हमने सारी अंतः प्रवाही की नदियों को डिस्कस कर लिया था। दूसरी हमारी थी अरब सागर की नदियाँ। इसमें 2 मुख्य नदियाँ हमारी आती हैं, एक तो आती है माही और एक आती है लूनी नदी। तो माही को अपने बड़े अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों को, उसके अलावा जो नदियाँ बच जाती हैं उनके विषय में भी अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी नदी के विषय में। लूनी नदी कहाँ से निकलती है और क्या क्या उसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है लूनी नदी कहाँ से निकलती है। पहले दोस्तों लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ी से। नाग पहाड़ी अजमेर से ये निकलती है। ये मान लीजिएगा इस प्रकार से आपकी नाग पहाड़ी है, नाग पहाड़ी से ये नदी निकलती है अजमेर से। नाग पहाड़ी कहाँ है प्यारे दोस्तों? अजमेर है, जहाँ से ये नदी निकलती है। इसके बाद में दोस्तों इसका संगम कहाँ होता है? इसका संगम होता है कच्छ के रण में। देखिएगा अजमेर से निकलती है, अजमेर से निकलने के बाद में ये जाती है नागौर के अंदर, और नागौर के बाद में आ जाता है पाली, और पाली के बाद में आ जाता है आपका जोधपुर, जोधपुर के बाद में ये गई बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, और बाड़मेर के बाद में ये गई जालोर के अंदर, और जालोर के बाद में ये कच्छ के रण के अंदर क्या होती है? विलीन हो जाती है। कच्छ का जो रण है वहाँ पर जा कर के मिल जाती है दोस्तों। ये जो 6 ज़िले हो गए ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ज़िले आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके स्टार्टिंग में अलग अलग नाम आते हैं, इसे साकरी या फिर सागरमती भी कहते हैं। यहाँ एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं, पुष्कर की पहाड़ियों से एक नदी आकर के इसमें मिलती है, सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी मिलने के बाद में जो है इसका गोविंदगढ़ है, यहाँ पर गोविंदगढ़ के बाद में जो ये है क्या है कि लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। इसमें कुछ एक सहायक नदियाँ भी मिलती हैं जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। एक एक करके सभी चीज़ों के विषय में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसके अन्य नाम क्या हैं? तो इसके अन्य नामों में पहला नाम आता है लवणवती नदी। इसे हम और क्या कहते हैं? लवणवती नदी के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों। और नाग पहाड़ी से गोविंदगढ़ के मध्य, हमने कहा ना पीछे, ये साकरी, या तो हम इसे क्या कह सकते हैं? साकरी कह सकते हैं, या हम इसे सागरमती भी कहते हैं। साकरी कहें या फिर सागरमती कहें, एक ही बात है। ये यहाँ तक जो है इसी नाम से जानी जाती है। गोविंदगढ़ के बाद में हम जो इसका नाम है जो लूनी हो जाता है। जालोर में इसे हम क्या कहते हैं? रेल या नाड़ा कहते हैं दोस्तों। जब ये जालोर में पहुँचेगी तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे जो नाम देंगे वो देंगे रेल या फिर नाड़ा।
तो दोस्तों क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहली बात कि जो लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ी से निकलती है, अजमेर से निकलती है, कच्छ के रण में अपना जल डालती है। इसका अन्य नाम है जो लवणवती है, लूण से बना हुआ यानी खारी नदी है। इसे हम आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहते हैं। सभी चीज़ों के विषय में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसका अन्य नाम है लवणवती नदी। और कालिदास जो है वो इसे अंतःसलीला भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःसलीला नदी कौन सी है तो कालिदास ने किसे कहा है अंतःसलीला नदी? लूनी नदी के लिए ही अंतःसलीला शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो हमारी रह गई लूनी नदी। इसे अपने मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबी है। लंबी होने के कारण ही हम इसे जो है मारवाड़ की गंगा के नाम से जानते हैं। कुल जो इसकी लंबाई है 495 किमी रहेगी, जिसमें से लगभग 330 किलोमीटर जो है ये राजस्थान में बहती है दोस्तों। वैसे तो नदियों की लंबाई कोई फिक्स नहीं होती, हमें इतना कुछ याद भी नहीं करना होता। अब देखिएगा बाड़मेर के बालोतरा, अब देखिएगा ये बाड़मेर आ गया। बाड़मेर का जो हमारे देखिए स्थान रह गया एक जालोर से पहले बालोतरा। तो बालोतरा से इधर का जो है, इधर तो इस नदी का जल कैसा है? मीठा है। इधर से जल कैसा है? खारा। इधर तो ये देखिएगा कहाँ से आ रही है? ये पर्वत से आ रही है, पर्वतीय क्षेत्र से आती है, यहाँ मैदान में प्रवेश करती है तो लवणीय भूमि के कारण इसका जल जो क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। कुछ और भी कारण हैं जिनके विषय में अपने आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए इस नदी को हम क्या कहते हैं? आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा जो हमने यहाँ पर पढ़ा, नाग पहाड़ियों से निकलती है और इसमें एक और नदी मिलती है, सरस्वती नदी है जो पुष्कर से निकलती है और इसका नाम यहाँ पर सरस्वती है पुष्कर के पास में। दोनों मिलने के बाद में जो इसका नाम है जो लूनी के रूप में देखते हैं गोविंदगढ़ के बाद में, है ना। और इसमें एक ऊपर से नदी आकर के मिलती है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। यहाँ से इस तरह से आकर के एक नदी मिल जाती है, जो गांव रह गया पाडला गांव है नागौर के अंदर, वहाँ से एक नदी है जोजरी नदी आकर के यहाँ पर मिलती है, जिसमें से आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक और गुहिया नदी है वो भी आकर के मिलती है। कुछ एक सहायक नदियों की अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपसे पूछी जा सकती हैं तो उसके अंदर है बांडी है, लीलड़ी है, मीठड़ी है और जवाई है, सूकड़ी है, खारी है, बांडी है, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। उनके विषय में भी अपने अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके बाद में आपको याद क्या रखना था, कहाँ कहाँ बहती है? तो अजमेर के बाद में आया नागौर, फिर आया पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जालोर। ये क्रम आपको अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों। तो बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा है, उसके बाद में इसका पानी खारा है और बालोतरा में जो है लूनी नदी से सर्वाधिक बाढ़ आने की संभावना रहती है। ये याद रखना, हमने कहा बालोतरा, ये स्थान कौन सा था? बालोतरा। और बालोतरा में है लूनी नदी से सबसे ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना रहती है। एक बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था और वो यही था कि पुष्कर की पहाड़ियों में जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो फिर जो बाढ़ आने की संभावना कहाँ रहती है? हम नीचे से कोई सा भी ले सकते थे। पुष्कर की पहाड़ियाँ है ना, अभी हमने बात की ना, नाग पहाड़ी, पुष्कर पहाड़ियाँ है ना, यहाँ से जो जल आता है तो इसका दबाव यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, इस कारण मैदान में यही प्रवेश करती है, तो फिर इसलिए बाढ़ आने की जो संभावना है वो यहाँ पर ज़्यादा रहती है दोस्तों। आगे इसमें हम डिस्कस करते हैं इसकी कुल लंबाई के विषय में। अभी हमने बात की थी 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से ये 330 किलोमीटर राजस्थान में, कुछ जगह आपको 350 भी मिल सकता है। कहते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो बढ़ गई। तो वैसे तो नदियों की लंबाई कोई निश्चित होती ही नहीं है। तो 495 इसकी कुल लंबाई है, लेकिन राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो हमारी 330 किलोमीटर रह जाती है दोस्तों। लूनी नदी अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी है। ये आपको अच्छे से डिस्कस हो जाना चाहिए, अच्छे से दिमाग में घुस जाना चाहिए। ये हमारा राजस्थान, ये हमारी अरावली के पश्चिम यानी इस भाग में बहने वाली सबसे इम्पोर्टेंट नदी, एकमात्र बड़ी नदी है। लूनी के अलावा तो बाकी तो इसकी सहायक नदी है ना, तो लूनी अपवाह तंत्र जो है वो सबसे बड़ा
तंत्र है, सबसे बड़ी नदी है, या फिर हम कहें लूनी अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी आप देख सकते हैं। इसका जो अपवाह क्षेत्र है, इसका अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र जहाँ ये बहती है वो क्या कहलाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ मीठड़ी है, जोजड़ी है, सुकड़ी है, बांडी है, जवाई है, लीलड़ी है। अब इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, बाकी आप सभी ने इसको अच्छे से याद कर रखा होगा, यानी अपनी अपनी खुद की ट्रिक्स हुआ करती है। मिली, सासू, जो, जवाई, बांडी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। मी से मीठड़ी, ली से लीलड़ी, सा से सागी, सू से सूकड़ी, जो से जोजड़ी, जवाई और बांडी नदी। बहुत सारी नदियाँ इसमें आ गई। क्वेश्चन निकालने में ये आपको जो ट्रिक है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है दोस्तों, इसको अच्छे से याद करिएगा। फिर कह रहा हूँ नोट्स बनाइएगा, अच्छे से बनाएंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। देखिएगा, नाग पहाड़ियों से निकलने के बाद में ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जिलों में बहती हैं। बहने के पश्चात कच्छ का रण यानी कि अरब सागर में जाकर के ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है दोस्तों। ये जैसे ये नीचे वाला हिस्सा ले लेता हूँ, ये हमारा राजस्थान रह गया। अरब सागर में आकर के ये नदी कहाँ है? ये कौन सा सागर है? ये अरब सागर है। इधर यहाँ पर आकर के ये जो है नदी गिर जाती है दोस्तों। वैसे कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है, लेकिन हम इसे अरब सागर के प्रवाह नदी के अंतर्गत ही लेते हैं। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था। जब पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा हो जाती है तो लूनी नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, और इससे जो बाढ़ आती है वो कहाँ पर आती है? बालोतरा में आती है। ये हमें अच्छे से याद रखना है। हालांकि इसके एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, बाद में तो इतना नहीं आया, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, दोबारा कभी भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो संभावना है बालोतरा में ही बाढ़ आने की रहती है। अब देखिएगा, बांडी जो नदी है वो बाढ़ के लिए जानी जाती है, और सूकड़ी जो नदी है वो शुष्कता के लिए जानी जाती है। तो याद रखिएगा, बांडी किस लिए जानी जाती है? बाढ़ के लिए। और सूकड़ी जो है वो किस लिए जानी जाती है? वो शुष्कता के लिए जानी जाती है। तो बांडी नदी बाढ़ के लिए, सूकड़ी नदी जो है वो शुष्कता के लिए जानी जाती है। राजस्थान में कुल अपवाह तंत्र में लूनी का योगदान कितना है? 10.41% है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक दो बार ये पूछा भी गया है दोस्तों, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा ताकि चीज़ें आपको याद रहें। यही कोशिश करनी है, बार बार इन चीज़ों को दोहराते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। लूनी और इसकी सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषित हैं, और इनके जो प्रदूषण होने का कारण है, प्रदूषित होने का जो कारण है, वहाँ का रंगाई छपाई उद्योग है। विशेषतः बालोतरा के साइड में बहुत ज़्यादा होता है। तो लूनी और उसकी सहायक नदियों का प्रदूषण जो है वो इसी के कारण आता है। और ये एक और फैक्ट आ गया यहाँ पर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, देश में मरुस्थल में बहने वाली एकमात्र नदी की अगर हम बात करें तो वो कौन सी नदी रहेगी? वो हमारी लूनी नदी रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए देश में एकमात्र मरुस्थल में बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो हमारी रहेगी लूनी नदी। आगे बढ़ते हैं। बांडी जो नदी है, पॉल्यूशन के कारण ही कहते हैं हम, केमिकल रिवर भी हम इसे कहते हैं। बांडी नदी को और क्या कह सकते हैं? केमिकल रिवर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ में बहुत ज़्यादा केमिकल हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक इसका छोटा सा डायग्राम है जहाँ से हम इसे समझ सकते हैं, इसकी सहायक नदियों को भी अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो जो चीज़ें हमें देखनी है, एक तो ये कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ियों से। अजमेर में यहाँ पर रह गया, पुष्कर की पहाड़ियों से एक नदी निकल करके आई सरस्वती, उसके बाद में ये लूनी कहलाती है। यहाँ पर ये आप इसको सागरमती भी कह सकते हैं और आप इसे साकरी भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये जो हमारी अजमेर है, इसके बाद में एक और नदी भी इसमें आकर के मिलती है जिसे अपने कह सकते हैं गुहिया नदी, लेकिन इसे कोई विशेष तो इसमें है नहीं, कोई विशेष याद करने की आवश्यकता है नहीं। गुहिया नदी कौन सी नदी है? गुहिया नदी। याद करने की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा बस ध्यान में रहे इसीलिए। फिर देखिएगा इसमें जो नदी मिलती है वो हमारी मुख्य नदी रहेगी बांडी नदी। कौन सी रहेगी? बांडी नदी। ये सारी पाली से ही निकलती है। इनका उद्गम स्थल आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा? पाली में ही देखने को मिलता है दोस्तों। ये जो गुहिया नदी है वो अजमेर के पास से आती है। गुहिया नदी जो है वो अजमेर के पास से आती है। बाकी ये जो है वो सारी की सारी कौन सी रहेगी? पाली वाली रहेगी दोस्तों।
तो बांडी जो नदी है, बांडी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? पाली से। हेमावास जो इसका है मुख्य स्थान आपका रह जाता है, इसको याद रखना है। पश्चिमी अरावली प्रदेश की ये जो है मुख्य नदी है बांडी नदी, और इसी के किनारे पाली भी है। और उसके बाद में दोस्तों देखिएगा दूसरी जो हमारी सहायक नदी आती है वो आती है लीलड़ी नदी। कौन सी नदी आ गई? लीलड़ी नदी आ गई, जो सोजत पाली से निकलती है। कहाँ से आती है? सोजत पाली से आती है। लीलड़ी नदी कहाँ से आती है? ये भी पश्चिमी अरावली के अंतर्गत वहीं से निकलने वाली नदी है। इसके बाद में दोस्तों जो हमारी आती है मीठड़ी नदी आती है। मीठड़ी के बाद में आती है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी जो है सूकड़ी नदी जो है हमारी वो कहाँ से निकलती है? देसूरी की नाल पाली से निकलती है। उसके बाद में दोस्तों ये हमारी जवाई नदी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। जवाई नदी कहाँ से निकलती है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गोरिया गांव है। कौन सा गांव है? गोरिया गांव कहाँ है? बाली, बाली में। और बाली कहाँ है? पाली में। पाली की तहसील है बाली। बाली के गोरिया गांव से ये जो हमारी जवाई नदी है ये निकलती है, इस प्रकार से जाती है। इसमें यहाँ से आकर के एक नदी और मिल जाती है जो है हमारी खारी नदी। फिर हमारी यहाँ से एक और नदी है सागी नदी, जो यहाँ पर आकर के मिलती है। ये सागी नदी के लिए आपको इतना ही याद रखना है, जसवंतपुरा जालोर से निकलती है ये बाकी ऊपर वाली कहाँ से आ रही है? सारी की सारी पाली से आ रही हैं दोस्तों। तो ये एक छोटा सा डायग्राम था जिसको हमने डिस्कस किया। इसको हाथ से बनाएंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद रह जाएगी। आपको विशेषता याद रखनी है, ये नागौर वाली नदी जो है ये आपको विशेषता याद रखनी है। पाडलू गांव है। कौन सा गांव? पाडलू गांव। नागौर से ये जोजड़ी नदी निकलती है, उत्तर से मिलने वाली एकमात्र नदी हम कह सकते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जो अरावली से नहीं निकलती है और इसके अंतर्गत आकर के मिलती है। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं आगे और एक एक नदी को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सीमित रहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि नदियाँ एक ऐसा टॉपिक है कि आप उसमें कितना भी डूब सकते हैं, लेकिन हमें डूबना नहीं है। हमें केवल उतना करना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम उन तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी प्रकार की प्रश्न को उत्पन्न करते हैं, जहां से आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। उनमें से अपने कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं प्यारे दोस्तों। तो चलिएगा, जवाई नदी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमें जाननी है, सबसे पहले तो हमें कहाँ से निकलती है, अभी हमने डिस्कस भी किया था। पाली की बाली तहसील है, उसके गोरिया गांव से निकलती है। फिर पाली और जालोर में बहने के बाद ये बाड़मेर के गुड़ा क्षेत्र के सिवाना गांव में आकर के लूणी में मिल जाती है। दोस्तों देखिएगा, ये लूणी नदी जा रही है और इसके अंतर्गत पाली का रह गई बाली तहसील और बाली का गांव रह गया गोरिया गांव। यहाँ से एक नदी निकली और वो आकर के इसमें मिल गई, जिस नदी का नाम क्या हो गया? जवाई देखिए नदी हो गया। और ये पाली में बही, उसके बाद में बीच में यहाँ पर थोड़ा जालोर भी आता है, तो जालोर में भी बहती है। उसके बाद में आकर के ये लूणी नदी में मिल जाती है। तो ये लूणी की ही क्या है? एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? लूणी की ही सहायक नदी है। यह लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसलिए भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जवाई बांध की अगर हम बात करें, अभी हमने डिस्कस भी की थी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जवाई नदी के पानी को पाली के सुमेरपुर में रोककर जवाई बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है दोस्तों? जवाई बांध। ये हमारी नदी थी, यहाँ पर ये पाली से आई जवाई और इसके अंतर्गत एक बांध बना हुआ है, पाली में ही बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? जवाई बांध के नाम से जानते हैं। और ये जो जवाई बांध है इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? ये मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहलाता है। और ये जो बांध है वो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो जवाई बांध है, जो जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली के अंदर बनाया हुआ है। तो दोस्तों जवाई नदी से हमें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, कहाँ से निकलते हैं? गोरेगांव से निकलते हैं। गोरेगांव कहाँ है? पाली के अंदर। फिर कहाँ कहाँ बहती है? पाली, जालोर और बाड़मेर में ये बहती है। सिवाना में जाकर के लूणी नदी में ये मिल जाती है। लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी होगी? जवाई नदी होगी। जवाई बांध जो है इसके ऊपर बनाया गया है, जिसे हम मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। और ये जो है पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध स्वीकार किया जाता है।
जवाई बांध को जो जलापूर्ति होती है वो कहाँ से होती है, सई बांध या फिर सई टनल से होती है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और जवाई की ही एक चीज़ और याद रख सकते हैं, जवाई की ही एक सहायक नदी है मथाई नदी, और इसी मथाई नदी के किनारे बना हुआ है रणकपुर का जैन मंदिर। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो भी एक प्रकार से इसी नदी के किनारे अपने कह सकते हैं दोस्तों। तो जवाई की ही एक सहायक नदी है जो जसवंतपुरा जालोर से निकलती है, और निकलने के बाद में ये जवाई के अंदर ही जा कर के विलय कर देती है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जवाई की सहायक नदी सूकड़ी है और खारी है। कौन कौन सी थी, सूकड़ी और खारी जो है इसी की सहायक नदियां हैं। खारी 2 हैं जो इससे मिली हुई नदी है, इसके अलावा और भी खारी सहायक नदी है। खारी नाम से 4 सहायक नदी हैं प्यारे दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो फिर हम कौन कौन सी को याद रखें, जो जहाँ पर कंसेप्ट में आ रही है उसको वहीं याद कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट नदी के विषय में, तो वो है हमारी मीठड़ी नदी। यहाँ जितना ज़रूरी है, उद्गम अरावली पर्वतमाला में पाली जिले से होता है। ये नदी बाड़मेर के पवाला या फूली नामक स्थान पर लूणी में आकर के मिल जाती है, बस इतना ही याद करना है इसमें हमें। फिर हम बात करें सूकड़ी नदी की, तो पाली में दसूरी पहाड़ी से ये निकलती है। बाड़मेर में समदड़ी गांव के निकट ये जवाई में जाकर के मिल जाती है, तो एक प्रकार से जवाई की सहायक नदी में से कह सकते हैं। बांकली बांध किस पर कहाँ बना हुआ है, बांकली बांध इसी नदी पर है, सूकड़ी नदी पर है जो जालोर में बना हुआ है। फिर हम बात करें लीलड़ी नदी की, तो लीलड़ी नदी का उद्गम जो है वो अजमेर के जबाजा नामक स्थान से होता है। लीलड़ी का जो उद्गम होता है अजमेर के जबाजा नामक स्थान से होता है। पाली में आकर के ये लूणी के अंदर विलय हो जाती है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं खारी नदी के विषय में, तो खारी नदी का जो उद्गम है वो सिरोही के शेर गांव की पहाड़ी से होता है, और जालोर में बहने के बाद यह जालोर के सायला नामक स्थान पर जवाई में मिल जाती है दोस्तों। कहाँ पर मिल जाती है, ये जवाई के अंदर आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम, खारी नदी की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में जो हमारी अगली नदी आती है वो आ गई बांडी नदी। तो बांडी नदी जो है वो हमारी पाली ज़िले की हेमावास की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से निकलकर ये जोधपुर पाली की सीमा पर लाखर गांव में आकर के लूणी में मिल जाती है। बाकी सारी चीज़ें हमने अच्छे से डायग्राम के अंतर्गत देखी थी, तो हमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में हम बात करते हैं अगले नदी की। उससे पहले एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि पाली शहर और हेमावास जो बांध है वो इसी नदी पर बना हुआ है दोस्तों। कौन सी नदी पर बना हुआ है, इसी नदी पर बना हुआ बांध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर हम बात करते हैं जोजड़ी नदी के विषय में। तो जोजड़ी जो हमारी नदी है वो नागौर की पाडलू गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पाडलू गांव से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद में जोधपुर में आकर दाहिने हाथ से लूणी नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है, लूणी नदी में मिल जाती है। और हमने यही कहा दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है, जोजड़ी नदी है। ये लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है और लूणी के दाएं तरफ से आकर के मिलती है। इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अन्य नदियों को डिस्कस करने से पहले एक बार उस डायग्राम को हम दोबारा देख लेते हैं ताकि हमारी चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों ये था हमारा डायग्राम जिसके विषय में हमने चर्चा की थी। इसको एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं समझने की ताकि सारी चीज़ें हमारे समझ में आ जाए। ये हमारी नाग पहाड़ी रहेगी जहाँ से कौन सी नदी निकलती है, लूणी नदी निकलती है। प्रारंभ में से हम सागरमती या साकरी नदी भी कह सकते हैं, साकरी नदी के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है हमारा अजमेर। अजमेर में ही देखिएगा पुष्कर की पहाड़ियों से झील से एक सरस्वती नदी निकलती है और वो आकर के इसी में मिल जाती है गोविंदगढ़ के पास। इसके बाद में ये क्या कहलाती है, लूणी कहलाती है। यहाँ पर इसका लूणी नाम हो जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो जो क्या नाम है आपका, आना सागर झील है, आना सागर, उसको भी जोड़ सकते हैं, वहाँ से भी ये निकलती है। अब इसके बाद में देखिएगा सबसे पहले या ऊपर से हम कहें तो नागौर से एक नदी आकर के यहाँ पर मिलती है जिसका नाम है जोजड़ी।
नागौर का कौन सा गांव था? पाडला गांव। पाडला गांव से इसका उद्गम होता है और आकर के ये जोधपुर में आकर के ये यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो हमने बात करनी थी बांडी नदी के विषय में बात करें। बांडी नदी, ये सारी नदियाँ पाली से निकल रही हैं, पाली की सहायक नदियाँ हैं, पाली से निकलने वाली लूनी की सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले हम देखें तो बांडी नदी जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। बांडी जो नदी है पश्चिमी अरावली से ही निकलती है बांडी नदी, और फिर आकर के ये जोधपुर के पास इसमें मिल जाती है। फिर हमारी दूसरी जो नदी है वो देखिएगा वो रहेगी लीलड़ी नदी। कौन सी नदी रहेगी? लीलड़ी नदी, जो भी पाली से ही निकलती है। फिर हमारी नदी रहेगी मीठड़ी नदी। कौन सी नदी रहेगी? ये भी पश्चिमी अरावली पाली से ही निकलती है, मीठड़ी नदी। उसके बाद में दोस्तों हमारी रहेगी सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी जो है देसूरी किनाल पाली से निकलती है, सुकड़ी नदी है। और इसी के किनारे आप ये याद कर सकते हैं जालोर का जो किला है वो इसी के किनारे, इसी के अंतर्गत बना हुआ है दोस्तों। फिर उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी नदी आती है जवाई नदी है। ये कहाँ से निकल रही थी? गोरिया गांव से निकल रही थी। कहाँ से? गोरिया गांव। और गोरिया गांव कहाँ था? पाली के अंदर था। फिर यहाँ पर हमारी एक खारी नदी है। ये खारी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? शेरगढ़ सिरोही से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शेरगढ़ सिरोही से निकलती है और इसके अंतर्गत आकर के मिल जाती है। फिर यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट हमारी नदी रहेगी सागी नदी। इसमें आपको क्या याद रखना है? ये जसवंतपुरा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जसवंतपुरा। कहाँ पर रह गया? जालोर में है। जसवंतपुरा जालोर से निकलने वाली ये हमारी नदी रह गई। इसका आगे का जो क्षेत्र है नेहड़ रण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ एक बातें थी जो हमें याद रखनी है। खारी, इसमें भी एक दो खारी नदियाँ और भी हैं दोस्तों। खारी नदी एक आपकी बांडी की सहायक नदी के रूप में भी देखी जाती है। 4 हैं खारी नाम से सहायक नदियाँ राजस्थान में। तो सारी की सारी अपने इतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं होती। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको सारी बता दी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य नदियाँ हैं उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अन्य नदियों में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेई नदी के विषय में। कौन सी नदी? सेई नदी के विषय में। ये उदयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है प्यारे दोस्तों? ये सेई नदी है जो उदयपुर से निकलती है, गुजरात की सीमा के समीप साबरमती में मिल जाती है। कौन सी नदी की सहायक नदी होगी? साबरमती की होगी। सेई नदी पर उदयपुर में सेई बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है प्यारे दोस्तों? सेई बांध बना हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जवाई बांध में पानी की आपूर्ति पूरी करना है। ये हमने अभी पढ़ा था, इसलिए इसको डिस्कस करना आवश्यक था। इसके बाद में दोस्तों एक और नदी हमारे पास में इंपॉर्टेंट नदी है वाकल नदी। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। मानसी नदी का जल लेकर साबरमती में मिल जाती है दोस्तों। इसकी चर्चा हमने वैसे तो पिछली क्लास में की थी। उदयपुर मानसी वाकल पर मानसी वाकल परियोजना का निर्माण जो है वो किया गया है। अलसीगढ़ की पहाड़ियों से लेकर उदरा घाटी तक लगभग यहाँ पर 4.6 किलोमीटर लंबी एक सुरंग का निर्माण भी किया गया है। इसी परियोजना में किया गया है और इसके निर्माण के अंतर्गत राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दोनों ने मिलकर के काम किया है। तो दोस्तों ये थी सेई नदी और ये थी वाकल नदी। तो इसी के साथ जो हमारी अरब सागर की नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ हैं, वो अपने पूरी कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है सारी नदियां जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।